traffic light color black है, like they just defined a variable which is immutable because it is val. I hope you remember val and var from last lecture. तो उसके बाद उन्होंने जो भी ये वेरिएबल सपोज किया है उसको कंडीशन में रख दिया. So whatever is gonna go here is gonna be validated with the conditions. For example, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट कलर भी, तो जो भी ट्रैफिक लाइट कलर की वैल्यू है वो व्हेन स्टेटमेंट के अगर पैरामीटर के अंदर एज इन अ पैरामीटर पास हो रही है तो उसके अंदर जितनी भी कंडीशन आएंगे सबसे कंपेयर होगी. फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लैक को यहाँ पास कर रहे हो सो इट्स गोना कंपेयर इटसेल्फ विद रेड, एंड अगर ब्लैक एंड रेड मैच करते होंगे तो इट विल एग्जीक्यूट व्हाटएवर इज रिटन आफ्टर दिस arrow operator. Cool. So you can see कि यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी कंडीशन लिख दिया है कि अगर कलर ट्रैफिक लाइट कलर रेड है तो स्टॉप प्रिंट कर देना, येलो होता है तो स्लो प्रिंट कर देना. इट्स एज सिंपल एज दैट. ग्रीन है तो गो प्रिंट कर देना. लाइक यही होता है ना ट्रैफिक लाइट, लाइक दैट्स हाउ ट्रैफिक लाइट्स वर्क, राइट? तो इसके बाद या वी कैन आल्सो इनपुट एल्स, only one else statement inside when blocks. तो if हमारी सर्टिफाइड कंडीशन स्पीड नहीं होती और कुछ उल्टा सीधा इनपुट आता है एज अ पैरामीटर, लेट्स से रेड येलो ग्रीन में से कुछ भी नहीं आ रहा, राइट? वी आर गेटिंग ब्लैक हियर. सो व्हाट्स गोना हैपन इज एल्स स्टेटमेंट रन होगी एंड एल्स स्टेटमेंट जो भी कहता है वो एग्जीक्यूट होगा. अब यहाँ पे आप फंक्शन कॉल्स भी दे सकते हो, तो सेपरेट फंक्शंस रन हो सकते हैं. यहाँ पे अभी आप सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट्स दे रहे हो, प्रिंट स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाएंगी. एज सिंपल एज दैट. सो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अभी इन्होंने ब्लैक की जगह येलो कर दिया. सो व्हाट्स गोना बी द आउटपुट? स्लो, राइट? सो या दिस वाज अ वेरी बेसिक कोड. एंड अगर आप अब जाके ओके आई जस्ट व्हाट आई डू इज आई जस्ट रन इट वंस. गिव मी अ सेक प्लीज. So I remember last time का सेशन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था just because I was typing everything from the scratch and it was taking a lot of time and I got a lot of feedback कि जो बेसिक सिंटेक्स है उसको आप प्लीज टाइप इन मत करना एंड डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देना. तो मैं वही कर रहा हूँ एंड आई होप कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हुआ भी चल रहा हूँ. सो इट्स नॉट गोना वेस्ट मच ऑफ योर टाइम. सो या यू कैन सी यहाँ पे हमने ट्रैफिक लाइट कलर को येलो दिया है. सो व्हाटएवर इज द कंडीशन इज गोना मीट विद दिस पैरामीटर एंड फिर हम जो भी चीज़ एग्जीक्यूट करा रहे होंगे आफ्टर द एरो ऑपरेटर वो एग्जीक्यूट हो होंगी. सो इफ आई पास इन रेड हियर gonna print stop, right? If I'm gonna pass something else, let's say I'm gonna pass golden, it's gonna print what's written in else. So it's gonna print invalid traffic light color. As simple as that. तो भैया अब आपने हमें if else समझा दिया, if else के बाद आपने when भी समझा दिया. when में आपने ये भी दिखा दिया कि else statement को आप कैसे डालते हो. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करना चाहूंगा, we can store ये पूरा when वाला ऑपरेटर in a variable in Kotlin, which is very powerful. आप कभी स्विच स्टेटमेंट्स को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करते थे, आई गेस नहीं कर रहे थे अभी तक. जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे होंगे, जो मैंने करी उनमें तो मैंने नहीं करा. बट व्हाट Kotlin gives us is a power to store almost anything in a variable. तो हम पूरे when स्टेटमेंट का आउटपुट एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं just by like assigning it a variable. It's as simple as that. For example, okay, I'll just show you an example. उन्होंने नीचे दे रखा होगा, I hope दे रखा है. नहीं दे रखा तो I'll just type in one. Okay. Okay, there's an example like that. Okay, so I'll do it for you people. यहाँ पे ये हमारी when statement है, right? So what I'm gonna do is I'm gonna change this a little जिससे आप लोगों को समझ आए. So I'll type val, let's say output. So what is gonna happen is जो भी output होगा वो आप आउटपुट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा एंड आई कैन लेटर यूज दैट आउटपुट. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो या आई विल जस्ट डू इट फॉर यू इफ यू गाइस रियली वांट दैट. आई होप सबको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन याद होगी. स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का बेसिक मतलब होता है कि एक वेरिएबल को हम प्रिंट कैसे करें एक प्रिंट स्टेटमेंट में. तो कभी भी इस कॉम्प्लेक्स से डरना मत, मैं हमेशा बताता हूँ, पता नहीं क्यों. ओके, output was our variable, right? And I'm printing it. So if I run it, you're gonna see, okay, so you're gonna see we have to define a return type here as well. अभी मैं इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं करने वाला हूँ, वरना you'll be like भैया आपने लैम्डा एक्सप्रेशंस नहीं पढ़ाए थे. बेसिकली चीज यही है कि मैं एक वेरिएबल के अंदर एक इवेंट स्टेटमेंट को स्टोर कर सकता हूँ. इट्स एज सिंपल एज दैट.
इसके बाद आई गेस वी आर डन विद कंडीशनल्स, क्योंकि इसके बाद इन्होंने और एग्जांपल्स दे रखे हैं, अ मिक्स ऑफ इफ एल्स एंड व्हेन। एवरीथिंग्स प्रीटी सिंपल है, एंड आई होप कि अगर आप लोगों को ये दोनों तीन एग्जांपल समझ आ गए तो आप लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो या विद दैट वी आर गोना एंड हमारा ये कंडीशनल्स वाला पार्ट, विच वाज प्रीटी इजी, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया था। व्हाट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर दोज पीपल जो सिर्फ सी पढ़ के आए थे पहले, आई डोंट नो, ऊप्स का आइडिया नहीं था, इज दिस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स वाला सीन। सो we'll just hop on this. So as usual the slides will be shared with you, and slides के थ्रू आप links में navigate कर सकते हो, प्लस ये वाला जो पूरा कोर्स है इसका लिंक भी इस वाले डॉक में जल्दी से हम लोग ऐड कर देंगे। I'll ask my team to do that. So yeah, here we are, classes and objects पा चुके हैं, and trust me, this is something which is so fundamental, and it's gonna help everyone a lot जिन लोगों को भी इसका आइडिया नहीं है। ये इतनी फंडामेंटल है कि आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको यूज कर रहे होगे, एटलीस्ट इसके जो कंसेप्ट हैं। इम्प्लीमेंट करने का तरीका ऑफ कोर्स अलग होगा, इट डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज टू लैंग्वेज की सिंटेक्स का रहने वाला है। तो क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस किसी भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी का ब्लूप्रिंट होती है, इन अ वेरी सिंपल वर्ड, किसी भी एक चीज का ब्लूप्रिंट। दैट्स इट, दैट्स व्हाट अ क्लास इज। तो लेट्स से अगर मैं ये मग दिखा रहा हूँ, तो इस मग की अगर मैं क्लास बनाऊंगा तो like it's a blueprint of this mug, it's not this mug, it is just the blueprint of that mug। like समझते हो ना, घर बनता है तो घर का एक blueprint होता है, and then एक actual घर होता है। so class is actually the blueprint of something, and there's this other thing which is objects। objects are that actual thing, right? so for example, आपके घर का जो भी आर्किटेक्ट एक ब्लूप्रिंट देता है वो एक क्लास है, लेकिन उसके थ्रू जो आपका घर बन जाता है, दैट घर इज एन ऑब्जेक्ट। तो आई होप the difference between class and object is pretty much clear इस analogy से। so हाँ, अब how do we define classes भैया? it's very simple, syntax तो Kotlin में बहुत ज्यादा आसान होता है। once you like read 10-12 programs you'll be like हाँ मुझे सब समझ आ रहा है, it's as simple as that। so there's nothing, just type the keyword class and type in the name of the class। the name of the class is usually written in Pascal case, which means कि capital letter से start होगा। then you're gonna go inside and body के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। so what a class usually has is उसकी properties and उसकी functionalities। for example, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। let's say मेरे पास एक डाइस है, अगर मैं एक डाइस का ब्लूप्रिंट बनाऊंगा तो उसमें क्या क्या चीजें मैं डाल सकता हूँ? अगर मैं उसकी प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो मैं उसका कलर डाल सकता हूँ कि मेरा डाइस कौन से कलर का है, मेरे डाइस में कितनी साइड्स है। यूजुअली हमने 6 साइड्स का डाइस देखा है, बट ये भी डाल सकते हैं कि कितनी साइड्स है। या दैट्स प्रीटी मच इट, राइट? अब यही दोनों प्रॉपर्टीज बोल सकते हो। उसकी फंक्शनैलिटीज की अगर मैं बात करूं कि एक डाइस कौन सी फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट कर सकता है, सो अ डाइस कैन रोल इटसेल्फ, दैट्स ऑल अ डाइस कैन डू, राइट? एक रोल नाम की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है। तो इन्हीं चीजों को हम बॉडी में रख लेंगे, क्लास की, हमारे ब्लूप्रिंट की बॉडी में हम पहले से डिफाइन कर देंगे कि यार ये प्रॉपर्टीज है इस चीज की और ये इसकी फंक्शनैलिटी है। let's do one thing, let's do this। what I'll do is मैं यहाँ से इसे बुला देता हूँ। I'm gonna create a class and I'm gonna name it dice। हम वैसे ही like syntax follow करने वाले जैसे जैसे हम mention है, ठीक है? so I'm just gonna do this, I can pass in this or not, it's totally up to me। उसके बाद या मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर हम क्या क्या, लाइक डाइस के अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं। वी कैन कीप इट्स साइड्स, which I'm pretty sure मैं इसमें int range से टर्न कर सकता हूँ। एंड साइड्स एक यूजुअली डाइस में कहाँ से कहाँ तक होती है? वी हैव 1 से लेके 6 के बीच की साइड्स, राइट? सो दिस डॉट डॉट ऑपरेटर इज द इन बिटवीन ऑपरेटर इन Kotlin। इसके अंदर जितनी भी चीजें Kotlin के में लाइक 1 to 6 के बीच में जितने भी नंबर्स लाइक एग्जिस्ट करते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। सो साइड, व्हाट साइड इज स्टोरिंग इज एक रेंज स्टोर कर रहा है 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6 एवरी नंबर, ठीक है? उसके बाद व्हाट वी कैन हैव इज अ फंक्शनैलिटी। सो मैं एक फंक्शनैलिटी डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे कि आप रोल कर जाओ, दैट्स इट। और फंक्शनैलिटी में मैं कह सकता हूँ कि अच्छा, अब रोल हो के डाइस कोई सा भी नंबर जनरेट कर सकता है, राइट? सो व्हाट आई एम गोना डू हियर इज आई एम गोना कॉल अ फंक्शन हियर ऑन साइड्स। मैं साइड्स को पकड़ूंगा, ये वाले वेरिएबल को, एंड आई एम गोना call an inbuilt function which is random।
जो कि एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा, दैट्स इट। इतना सा काम है इसका। सो वंस आई टाइप्ड इन sites डॉट रैंडम, तो हमारा रोल वाला फंक्शन रेडी हो चुका है, जो कि कुछ नहीं कर रहा है, प्रिंट कर देगा कोई सी भी एक रैंडम साइट लाकर हमारे लिए। और हमारे पास एक साइट्स वाला प्रॉपर्टी है हमारी, जो 1 से 6 तक के बीच की साइट्स बता रही है कि हमारे पास 6 साइट्स है, 1 2 3 4 5 and 6, जस्ट दैट्स इट। एक बेसिक डाइस में आई गेस इतनी सी ही फंक्शनैलिटी होंगी, देयर इज नथिंग मच जो मैं फालतू में ऐड करूँ। एंड व्हाट वी हैव एक्सेप्ट इट इज आवर मेन फंक्शन, जो कि ड्राइवर फंक्शन होता है हमारा। तो हाँ, अब ये जो मैंने पूरा चीज बनाया ना, दिस इज एक्चुअली द ब्लूप्रिंट, राइट? दिस इज एक्चुअली द ब्लूप्रिंट फॉर a real world entity, right? And what we have here is main function. अब मुझे इस blueprint से एक real world entity actual में चाहिए। So what I'm gonna do is I'm gonna create an object out of this class. So object कैसे बनाते हैं? तो एक simple सा variable लो, you can keep it anything. I like to keep a lot of vars in my code. तो yeah, I'm gonna name this asli dice, because it's an asli dice out of a blueprint. And I'm gonna call the dice class on this, and dice class बुलाते ही मेरे पास एक असली dice आ चुका है। So what we have here is एक ऐसा real world object जो हमने एक blueprint से बना दिया है, just using one command. What I want after this is कि मैं इस वाले object पे अब मेरे पास एक रियल वर्ल्ड एंटिटी आ चुकी है, तो उसकी जो फंक्शनैलिटीज है वो मैं एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास हाथ में एक रियल डाइस है तो मैं उसको रोल कर सकता हूँ, राइट? एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना से मेरे पास जो असली डाइस है यार, उसको रोल करता हूँ। Let's see what happens once we run this. So yep, we run this and we get a 6. So we can get any number between 1 to 6 because हमने एक random number generate कराया है इस range पे. So if I play it again, we'll get a 4. If I play it again, we'll get okay, ऐसे 6 again. तो लाइक डाइस रोल करके कुछ भी एक रैंडम नंबर आता रहता है, एंड उसी तरीके से यहाँ पे रैंडम नंबर्स जनरेट होते हैं, जस्ट दैट्स इट। आई डोंट नो व्हाई इट्स प्लेइंग बिटवीन 6 and 4s. Yeah, we get a 1. So yeah, we can get any number out of this. तो भैया आपने एक असली एंटिटी, क्या तो आपने कहा था कि क्लासेस होती हैं जिससे हम एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, एंड देन एक मेन फंक्शन होता है, उसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट कॉल करते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो आउट ऑफ अ क्लास, एंड देन उस ऑब्जेक्ट पे जो भी उसकी फंक्शनैलिटीज हैं या जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो कॉल करके उनको मैनिपुलेट कर सकते हो। दैट्स ऑल, राइट? यप, दैट्स ऑल। इतना सा ही, लाइक दीज आर द फंडामेंटल्स दैट यू नीड टू नो अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, एंड ट्रस्ट मी, all of this is covered in very much detail in this, and I've told you a lot of stuff about classes and objects. Thoda sa stuff you can just go through it and you can check, you will probably understand everything, and जो चीजें समझ नहीं आएंगी you can converse with us through various mediums जो कि docs में ही mention हो जाएंगे, like the Discord link and everything. So yeah, it's as simple as that. So yeah, we are okay. So there are other things as well, जैसे visibility modifiers and property delegation in Kotlin. ये थोड़े advanced concepts होते हैं. In case नहीं, visibility modifiers is a very basic concept, but property delegation and then there is something known as interfaces, और बहुत सारी ये lambda expressions को कैसे use करते हैं, कुछ चीजें you can skip when it comes to क्योंकि एक beginner level वाली जब चीज आती है ना, so there are stuff that you can leave. अभी हमें एक एप्लीकेशन बनानी थी बेसिक सी, एंड आई पर्सनली थिंक कि वो एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको जितनी नॉलेज कॉटलिन की चाहिए थी, यू ऑलरेडी हैव इट, राइट? यू कैन बिल्ड, इफ यू कैन बिल्ड समथिंग लाइक दिस, अगर आपको ये वाला कोड समझ आया है, आप लॉजिक बहुत आसानी से बिल्ड कर सकते हो जो हमारी डाइस रोलर वाली एप्लीकेशन होने वाली है उसका। सो यप, दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, एंड आई होप अभी तक सबको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी अबाउट कंडीशनल्स इन कॉटलिन एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन कॉटलिन। तो अगर मैं आगे बढ़ूँ तो yeah, you're going to build the dice roller application. Give me a sec. अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Look, I know this session has a lot of intel and a lot of boring. Like when we learn a programming language, usually people find it not that much interesting as compared to development में actual चीज़ implement करते हो या फिर हाथ में अपनी खुद की बनाई हुई application चलाने में। वो भी अभी हम वहां तक पहुंच जाएंगे, बट उससे पहले यू गाइस शुड बी अवेयर, लाइक अगर हमें एक्चुअल में एप्लीकेशन समझनी है तो यू गाइस शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट दिस।
Sir, classes are same. No, no, no. Classes are not at all same as function. What a function is, okay, Karthik, what a function is some a functionality या something you want to implement. For example, मेरे को phone उठाना है तो वो एक function है. Classes are something completely different. Classes असली चीजें जो exist करती है उनका बस एक blueprint है. That's it. I hope this is clear to you. Last slide of program. Can you want to see this program or you want to see something else? Like, can you be a little more precise, please? Okay. So you wanna know, like you want me to repeat कि मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है? Okay, I'll just do it for you. Listen, हमने क्लास बनाई है सिंपल सी, किसी भी चीज़ की बना सकता था, मैंने एक डाइस की बनाई है बिकॉज हम डाई रोलर ऐप बनाने वाले हैं एंड उससे आप लोग रिलेट कर सकते हो. उसके बाद यहाँ पे हमने एक बेसिक सी प्रॉपर्टी दी है साइट्स की, ये क्लास में कितनी साइट्स सकते. ओके, मैं चाहता तो मैं 10 साइट्स का डाइस भी बना सकता था, बट यूजुअली हम 6 साइट वाला यूज करते हैं तो मैंने 6 साइट का रखा एंड इट वुड हैव रिटर्न अ नंबर बिटवीन 1 to 10, राइट. बट अभी हम 6 साइट का रखेंगे बिकॉज एक्चुअल में 6 साइट का होता है. उसके बाद आई गिव इट अ फंक्शनैलिटी टू रोल एंड जनरेट अ रैंडम नंबर. आप लोग इसी चीज को बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड में भी कर सकते थे, मैंने जस्ट एक लाइन ऑफ कोड में कर दिया बहुत ही सिंपली, एक रैंडम फंक्शन को कॉल करके हाथों हाथ ही प्रिंट करा के इन अ प्रिंट स्टेटमेंट. दैट्स इट. उसके बाद मैंने इस वाली क्लास का जो कि एक ब्लूप्रिंट था, एक्चुअल चीज नहीं थी, उसकी एक्चुअल चीज बनाई. हाउ? बाय मेकिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर दैट क्लास एंड देन जब मेरे पास असली ऑब्जेक्ट आ गया, वो असली एंटिटी आ गई, उस पर मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया. इट्स एज सिंपल एज दैट. I hope it's clear to you now. Cool. Yeah, I agree with Garima on this. So, अगर अभी तक हमें Kotlin के बेसिक्स जो आज हमें इम्प्लीमेंट करने थे वो समझ आ गया, तो हम डायरेक्टली एंड्रॉइड स्टूडियो पे जाकर अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है. सो अगेन फॉर द डायरोलर ऐप एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर. देखो लास्ट टाइम जब मैंने सेशन लिया था ना, व्हाट आई डिड इज आई एक्सप्लेन द बेसिक्स टू यू. मैंने आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के थ्रू Kotlin बेसिक्स बता दिए थे एंड उस दिन मैं चाहता था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझो, लाइक ज्यादा से ज्यादा जानो एंड ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने माइंड में ग्रास्प कर पाओ. तो व्हाट आई डिड इज उस दिन मैंने सारी चीजें स्क्रैच से कोड करी थी एंड मोस्ट प्रोबेबली मैंने इस डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ज्यादा, या फिर इस ट्यूटोरियल, ये ट्यूटोरियल वाला कोर्स है बेसिकली, इसको मैंने बहुत ज्यादा कम रेफर करा था. बट वी कैन हैव लिमिटेड सेशंस, राइट, एक पर्टिकुलर डोमेन पे. वी हैव अ लॉट ऑफ अदर डोमेन्स जो भी हमें कवर करना होता है. सो I cannot be there and explaining you each and every stuff. So what I'm doing right now is I'm just showing to you कि मैंने कैसे सीखी थी ये सारी चीजें. So I referred ऐसे ही कुछ courses जो पहले आते थे, अब नहीं आते, but अब this is just the modified version of those courses. That's it. You're getting better. तो इन कोर्सेज को मैं सिंपली रीड करता था. आई जस्ट वेंट थ्रू एवरीथिंग दैट वाज मेंशन्ड हियर एंड दैट्स हाउ आई लर्न. एंड ट्रस्ट मी, इतनी सिंपल लैंग्वेज मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है कि यू कैन गेट इट इजीली. एंड इन केस यू डोंट गेट इट, व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू ओपन दिस, you need to search. For example, you can search what are Gradle scripts. You can search for anything, right? We have Google. But this course is literally very good if you really want to learn something. अगर आप कभी भी डेवलपमेंट सीखना चाहते हो और आप कहते हो ना कि मुझे एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखनी है, व्हाट एवरीवन इज गोना से टू यू इज कि यार एंड्रॉइड की डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत अच्छी है, आप बहुत आसानी से उसको पढ़ के सीख सकते हो. एंड दैट्स वेरी ट्रू. एंड्रॉइड की डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है. सो इफ एंड ओनली इफ यू आर रेडी टू इनपुट दैट टाइम, यू कैन गेट एवरीथिंग, यू कैन ग्रास्प एवरीथिंग. ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा मैं, कोई टीचर लाइक को टिपिकल प्रोफेसर नहीं हूँ मैं. जैसे एज अ सीनियर आपको गाइड करूंगा कि आप लोगों को सेल्फ लर्निंग एस्टैब्लिश करनी है एंड आज हम वही कर रहे हैं. आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू कि सेल्फ लर्निंग कैसे एस्टैब्लिश करते हैं. सो या हमने उस दिन कंपोजेबल फंक्शंस बनाना सीखा था एंड उस दिन मैंने आपको कहा था कि मैं कंपोजेबल फंक्शंस के कुछ कुछ कंसेप्ट्स आपको इम्प्लीमेंट लाइक समझाऊंगा. तो अभी के लिए जो भी स्क्रीन पे है, ओके, मैंने हटा दिया. आई एम गोना टेल यू सम स्टफ अबाउट कंपोजिशन, लाइक कंपोजेबल फंक्शंस एंड जेटपैक कंपोज. तो आप लोग ध्यान से सुनना. So what used to happen in an application before is, हमारे पास एक ऐप होता था. लेट्स से मेरे पास व्हाट्सएप खुला हुआ है, ठीक है. तो जब भी मेरे पास व्हाट्सएप होता था, मेरे पास उसके अंदर बहुत सारी चैट स्क्रीन होती है, लाइक देयर आर मल्टीपल चैट्स दैट आर पॉपिंग अप ऑन द चैट सेक्शन एंड फिर ऊपर कुछ टैब्स होते हैं जिनको मैं लाइक नेविगेट कर सकता हूँ, इट्स नोन एज द नेविगेशन बार. एंड उसके बाद ऊपर मेन्यू वाला ऑप्शन होता है, डीपी सेट करने वाला एंड एवरीथिंग. तो
what usually used to happen is जब भी मैं किसी एक चैट पे क्लिक करता था ना, तो एक नई स्क्रीन खुलता था। लाइक जो पुराने रिटन कोड होते थे, उनमें क्या होता था, व्हेनेवर आई यूज्ड टू क्लिक ऑन अ चैट, तो एक कंप्लीटली नई स्क्रीन खुलती थी। फिर मैं चैट से बैक आता था, तो फिर से कंप्लीटली नई स्क्रीन खुलती थी। ऐसे ही बहुत सारी मल्टीपल स्क्रीन्स, जिनको हम एंड्रॉइड की भाषा में एक्टिविटीज बोलते हैं। तो बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज खुलती रहती थी एंड बंद होती रहती थी। तो दिस मेड जो हमारा ये ट्रैवर्सल वाला चीज है ना, दिस मेड इट अ लॉट स्लोअर। तो हमें फिर हार्डवेयर को अपना बढ़ाना पड़ा। लाइक अर्लियर वी यूज्ड टू यूज व्हाट्सएप ऑन अ 1 गीगाबाइट्स ऑफ रैम वाला फोन, एंड अगर हमें व्हाट्सएप को स्मूथ करना था तो हमने उसकी रैम बढ़ा दी फोन की, वी इंक्रीज द स्टोरेज। तो हमने हार्डवेयर ऑप्शन चूज करा अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। बट व्हाट वी हैव राइट नाउ इज इन आवर हैंड्स इज नेटिव तरीका हट गया, एंड वी हैव जेटपैक कंपोज। सो व्हाट्स गोना हैपन इज ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है उसी प्रॉब्लम का। तो अब क्या होने वाला है यार, अब आप लोगों के पास जो भी चैट सेक्शन आएगा, लेट्स से यू हैव अ चैट सेक्शन, अगर आप सिर्फ चैट सेक्शन पे क्लिक करके किसी और एक्टिविटी पे आप नई स्क्रीन नहीं खोल रहे होगे, व्हाट्स गोना हैपन इज उसी पर्टिकुलर स्क्रीन में जो फंक्शन कॉल था वो फंक्शन हट जाएगा और कोई दूसरा फंक्शन आ जाएगा एंड वो आपको दिखा देगा। फिर इफ यू क्लिक ऑन बैक अगेन, तो उसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे यानी कि उसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पे जो फंक्शन कॉल था वो हट जाएगी एंड एक नया फंक्शन आ जाएगा। एंड कभी कभी तो क्या होगा कि पूरी स्क्रीन का फंक्शन भी नहीं हटेगा, स्क्रीन के एक छोटे से पार्ट का फंक्शन हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को इमेज भेजी एंड मैंने डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, तो उस वक्त क्या होता है, इमेज दिख रही होती है एंड एकदम से इमेज गायब हो जाती है, ना आता है कि दिस मैसेज वाज डिलीटेड फॉर एवरीवन ऐसे करके, राइट, दिस मैसेज वाज डिलीटेड। तो ये एक रिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है कि बड़ी सी चीज दिख रही थी मुझे एंड एक छोटा सा उसका पार्ट बचा, तो इसमें पूरी स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हुई है, इसमें उस स्क्रीन का वो छोटा सा फंक्शन रिफ्रेश हुआ है और उसकी जगह कोई नया फंक्शन आ गया है, जो कि वाली इमेज शो कर रहा था उसकी जगह वो डिलीटेड मैसेज शो कर रहा है। तो ये वाली जो चीज हो रही है ना, दिस इज थ्रू रिकम्पोजिशन। तो एंड्रॉइड यूजिंग जेटपैक कंपोज में जो दो फंडामेंटल चीजें आपको समझने की जरूरत है, वन इज रिकम्पोजिशन, जो मैंने आपको भी बताया कि पर्टिकुलर फंक्शंस को कॉल करके दूसरे फंक्शंस को बुला लेना, ना कि पूरी पूरी स्क्रीन को रिफ्रेश करना। क्योंकि पूरी पूरी स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए हमारे एप्लीकेशन इतने एफिशिएंट नहीं बन रही थी, फिर हमें हार्डवेयर को यूज करना पड़ता। बट अब सॉफ्टवेयर ही हमने इतना एफिशिएंट कर दिया कि हम पूरी पूरी स्क्रीन को रिफ्रेश नहीं करने वाले हैं, उस छोटे छोटे से हिस्से को रिफ्रेश करने वाले हैं थ्रू रिकम्पोजिशन। You can read about recomposition in the course and you can Google about it. कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे like medium blogs हैं. If you really want, I'll attach them in this doc, Compose Camp Guidance doc online. So yeah, that's what recomposition is. And then there's something known as states. States पहले भी होती थी, अब भी है, अब पहले से कम हो गई हैं. So states basically represent कि आपको जो application है उसकी जो screen है वो भी कौन सी state में है, वो पीछे कहीं रेस्ट कर रही है, वो भी आगे दिख रही है। आपने उसको लाइक आपने रिसेंट एप्लीकेशंस पे गए एंड आप अपने दूसरे ऐप्स के थ्रू स्क्रॉल करो तो वहाँ पे फ्रीज हो जाती है। तो ये सारी अलग अलग स्टेट्स होती थी एक स्क्रीन की, एक पर्टिकुलर स्क्रीन की। तो अब वही स्टेट्स पर्टिकुलर स्क्रीन की ना होगी, पर्टिकुलर फंक्शंस की होंगी, क्योंकि अब फंक्शंस के थ्रू स्क्रीन इंप्लीमेंट हो रही है और उन फंक्शंस को हम बोलते हैं कंपोजेबल फंक्शंस। तो ये थी जो बेसिक चीजें, स्टेट्स एंड रिकम्पोजिशन। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड अगर आप लोगों को पूरे तरीके से समझ नहीं भी आए हैं तो इट्स प्रेटी नॉर्मल। दैट्स व्हाट आई विल टेल यू। अच्छा, किस किस को समझ आ गया? Okay. Yo. Okay. Nishta got it somewhat. Okay. Okay. Cool. Let's see if we can find something real cool for recomposition जो मैं आप लोगों को शो करता हूँ. I really don't want to go answer बहुत ज़्यादा because ultimately फिर मैं ऐसे खो जाऊँगा उसमें and I won't be able to come back to life and teach you all. तो okay, there's no good example I guess. यार इस image क्यों नहीं बनाते हैं लोग? I guess I'll take on this job and create a very good graphic for this recomposition को समझाने के लिए. This is trying to explain it, but it's not that good. You're not gonna get it, and it's gonna confuse you. So basically, आप लोग सिंपल भाषा में ऐसा समझ सकते हो कि पूरी स्क्रीन को रिफ्रेश ना करने की जगह हर बार एप्लीकेशन में ट्रैवर्स करते हुए हम स्क्रीन का थोड़ा छोटा सा पार्ट रिफ्रेश करते हैं एंड छोटे छोटे पार्ट्स को रिफ्रेश करते रहते हैं। इस वजह से हमारी एप्लीकेशन ज्यादा फास्ट चलती है। जस्ट दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस इज व्हाट रिकम्पोजिशन इज। वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट इट बहुत ज्यादा, यू हैव टू रीड इट। तो अब ये कंपोजेबल फंक्शंस में हम आते हैं। आई होप यू गाइस रिमेंबर इट कि कंपोजेबल फंक्शंस क्या आते हैं।
Okay, you guys are seeing those extensions I use here. तो हम दो तरीके के फंक्शंस कंपोजेबल फंक्शंस बनाते थे. वन विच यूज टू इम्प्लीमेंट द एग्जैक्ट लॉजिक एंड सेकंड वन विच यूज टू प्रीव्यू इट, लाइक जो आपको दिखाता था कि एक्चुअल स्क्रीन में क्या आने वाला है. So what I'm gonna do is I'm not gonna search through this tutorial and gonna bore you. I'm just gonna show you the code, how it's written and how it's gonna work. तो आई होप आप लोगों को याद है कि हम एक प्रोजेक्ट में इमेजेस कैसे ऐड करते थे. इफ यू गाइस डोंट रिमेंबर, हम रिसोर्स मैनेजर पे जाते थे. यूज टू क्लिक ऑन दिस ऐड रिसोर्स टू द मॉड्यूल, लाइक ये प्लस वाला साइन, एंड हम ड्रॉबल्स को इंपोर्ट कर देते थे. हमारे पास जो भी इमेज होती थी, लाइक मेरे पास ये डाइस की 6 इमेजेस है तो मैंने इंपोर्ट कर दिया था, एंड वी हैव दीस 6 इमेजेस. तो सबसे इनिशियल स्टेप जो मैंने किया था, व्हाट आई डिड इज मैंने 6 की 6 इमेजेस को डाउनलोड करके आई जस्ट इंपोर्टेड देम. इट्स एज सिंपल एज दैट. और ये वाली जो द रियल कूल थिंग अबाउट दिस इज, ये वाली जो इमेजेस हैं ये XML में है. व्हाट दैट मींस इज कि ये पूरा जो ग्राफिक है ये एक्चुअल में कोडेड है थ्रू XML. तो आई जस्ट क्लोज इट फॉर नाउ. तो पहली चीज मैंने इमेजेस डाल दिया. आई होप सबको इमेजेस डालने याद होगा. नहीं होगा सो आई होप आप लोगों को सेशन बना देखना ही पड़ेगा. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई एम नॉट गोना कवर इट. उसके बाद अब कुछ चीजें जो मुझे लास्ट टाइम बतानी थी बट मैंने नहीं बताई थी क्योंकि मेरा उस वक्त बेसिक्स पे ज्यादा फोकस था. आई विल टेल यू गाइस टुडे. जस्ट वेट अ सेकंड. या सो दिस इज द नेविगेशन मेन्यू इन एंड्रॉइड स्टूडियो. ये वाला जो लेफ्ट वाला पूरा पार्ट देख रहा हूँ जिसको मिनिमाइज कर रहा हूँ एंड खोल रहा हूँ. ओके, तो यहाँ पे हम एक अपने जो हमारा प्रोजेक्ट है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं उसको हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं. उसको मैं एक प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से देख सकता हूँ. उसको मैं एक सिर्फ एंड्रॉइड वाली जो फाइल्स होती हैं सिर्फ उतनी फाइल्स को विजिबल, लाइक उतनी फाइल्स को देख सकता हूँ. तो हम यूजुअली इस एंड्रॉइड वाले पेन में काम कर रहे होते हैं. हम एक एंड्रॉइड के व्यू से पर्सपेक्टिव, लाइक एक एंड्रॉइड के पर्सपेक्टिव से अपने प्रोजेक्ट को देख रहे होते हैं. अब इसमें आप लोगों को दो फोल्डर दिख रहे होंगे. वन इज द एप्लीकेशन फोल्डर एंड अदर इज द Gradle scripts folder. What are Gradle scripts? What they do? I'll leave this task to you. Google it. It's just एक line का आंसर and you'll know. उसके बाद there are a lot of Gradle scripts जिनका basically काम होता है कि हमारे टास्क को मैनेज करती हैं. उसके बाद अब अगर मैं एप्लीकेशन वाले फोल्डर में जाऊँ, so this is where all the juice, like everything comes. तो जितना भी हमारा ये जावा वाला कोड है, दिस इज वेयर वी वर्क. एंड जितना भी हमारा ये रेस वाला यानी कि रिसोर्सेज वाला फोल्डर है, इसके अंदर हम सारे तरीके के रिसोर्सेज रखते हैं. फॉर एग्जांपल मैप में आप अपनी एप्लीकेशन का जो लोगो आता है ना वो स्टोर कराते हो. आप वैल्यूज वाले जो फोल्डर है इसके अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स आप यूज करने वाले हो, जितने भी कलर्स यूज करने वाले हो, जितनी भी थीम्स यूज करने वाले हो, वो सब मेंशन करते हो. XML फाइल में क्या होता है भी नहीं बताऊंगा मैं. लाइक ये XML वाली डायरेक्टरी इट्स वेरी न्यू बिकॉज इट्स यूज्ड इन Jetpack Compose एंड इसमें क्या चीजें स्टोर करते हैं वो आपको पता चलेंगे. ड्रॉबल इज अ फोल्डर जहाँ पे हम अपनी सारी इमेजेस, एक्सटर्नल इमेजेस या एक्सटर्नल चीजें जितनी भी हम डालने वाले हैं ये सब ड्रॉबल में आ रही होती हैं. सो रेज वाले फोल्डर में ये सब होता है. एंड व्हाट वी हैव हियर इज जावा वाले फोल्डर में इज Jetpack Compose का तरीका टू इम्प्लीमेंट नया UI एंड आवर मेन एक्टिविटी. सो जस्ट लाइक वी हैव अ मेन फंक्शन जो जहाँ पे सारा कोड एग्जीक्यूट होता है, similar to that we have a main activity जहाँ से सारा Android का कोड. So yeah, this is how we serve through इस project वाले पेन में. And what I personally felt is आप लोगों को पता होना चाहिए. Okay, I'll take a breath. अब I hope आप लोगों को ये वाला on create function याद हो. So main activity के अंदर भी like एक activity create होते ही यानी कि एक स्क्रीन क्रिएट होते ही जो स्टेट आती है वो ऑन क्रिएट स्टेट होती है. तो ऑन क्रिएशन होते ही क्या होना चाहिए, ये बेसिक सा कोड जो कि एक बॉयलर प्लेट कोड होता है वो रन होना चाहिए. उसके बाद दो फंक्शन है जो हमने खुद से इंप्लीमेंट करे हैं. एक होता है कंपोजेबल फंक्शन एंड एक होता है प्रीव्यू एंड कंपोजेबल वाला फंक्शन. प्रीव्यू वाले फंक्शन की वजह से हम यहाँ पे राइट साइड में अपना लेआउट देख सकते हैं. और प्रीव्यू वाले फंक्शन हम कुछ नहीं करते हैं. बेसिकली जिस पर्टिकुलर फंक्शन से हमने अपना UI डिजाइन किया होता है, ये हमने UI डिजाइन किया हुआ, राइट. आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस. आई टोल्ड यू अबाउट कॉलम्स, आई told you about images, buttons, like I told you about the basic UI कैसे बनाते हैं in the last session. उसके बाद यहाँ पे हमने लॉजिक इंप्लीमेंट किया हुआ है थोड़ा सा. दिस लॉजिक इज वेरी मच सिमिलर टू जो भी हमने डाइस वाले एग्जांपल में समझा है Kotlin में. तो what we are doing is we are implementing the code and we are implementing the UI both at the same place, एक ही फंक्शन के अंदर. एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज प्रीटी पावरफुल बिकॉज ये करने के लिए ट्रस्ट में इतना ज़्यादा सरदर्द होता था ऑन द नेटिव अप्रोच बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था.
So what we have right now here is I'll start by explaining you guys this UI. I'll just show you the code अभी के लिए. Yep. तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक बड़ा सा कॉलम बनाया. लाइक आई हैव अ फंक्शन, आई नेम्ड इट डाइस विद बटन एंड इमेज. मैंने एक बड़ा सा कॉलम बनाया. आई जस्ट मेड अ कॉलम. उस कॉलम के अंदर आई एडेड एक इमेज, थोड़ी सी स्पेस देने के लिए एक स्पेसर एंड एक बटन. जस्ट दैट्स इट. अगर आप लोग यूआई को आप देखो, आपको दिखेगा कि ये बड़ा सा एक कॉलम आ रहा है. इस कॉलम के अंदर भैया ने ये इमेज डाली है. यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे एक स्पेस है जो मुझे दिख नहीं रहा है, और यहाँ पे एक बटन है. जस्ट दैट्स इट, राइट. ओके, अब इनके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों को दिख रही होंगी. जैसे कॉलम के अंदर मैंने एक मॉडिफायर दिया. मॉडिफायर कुछ नहीं करते, बेसिक एट्रीब्यूट्स को सेट करते हैं एक पर्टिकुलर लेआउट के. उसके बाद इमेज में हम सो इमेज में देयर इज दिस गाय नेम्ड एज पेंटर जो आपकी इमेज को पेंट करता है. तो उसको पेंट करने के लिए एक रिसोर्स चाहिए होगी, और वो रिसोर्स यहाँ पे हम इमेज रिसोर्स से दे रहे हैं. तो हम भैया इमेज रिसोर्स से क्यों दे रहे हैं आपको पता चलेगा. इमेज रिसोर्स इज नथिंग बट अ फंक्शन, वो सॉरी बट अ वेरिएबल. उस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर किया एक वेन स्टेटमेंट, और उस वेन स्टेटमेंट में हमने कुछ कुछ एग्जीक्यूट किया है. ये कुछ कुछ अगर किसी को समझ आ रहा है कि क्या है तो कुडोस टू यू. उसके बाद स्पेसर विच इज बेसिकली एक स्पेस डिफाइन करने वाला तरीका, जहाँ पे हमने एक मॉडिफायर देके बेसिक एट्रीब्यूट उसका अगेन स्पेसिफाई किया कि उसकी हाइट इतनी सी रखना. उसके बाद वी हैव अ बटन. ओके, सो व्हाट वी हैव इन बटन्स इज एक ऑन क्लिक वाला पैरामीटर जो हमसे मांगता है ये. तो ऑन क्लिक वाले पैरामीटर में हम एक फंक्शन देते हैं. और यू वोंट ट्रस्ट मी, ये जो चीज़ लिखी है ना, दिस गाय राइट हियर, दिस इज अ फंक्शन. एंड अभी अभी मैंने ऐसा ही कुछ सिमिलर सा आपको कॉटलन के कोड में दिखाया था कि 1 से लेके 6 तक एक रैंडम नंबर कॉल कर लो. बस यहाँ पे हमने उसको एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रखा है. जस्ट दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स. एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में मैंने 1 से लेके 6 तक का एक फंक्शन स्टोर कर लिया. आई हैव डन नथिंग एल्स. ओके भाई, वापस. और ये जो तरीका है ना कि मैंने एक लाइन में बिना नाम दिए एक फंक्शन को नेम कर दिया, एंड लाइक बिना नाम दिए एक फंक्शन को यूज कर लिया, एक फंक्शन बना दिया एंड एक वेरिएबल को असाइन कर दिया. दिस इज नथिंग बट दिस इज नोन एज लैम्डा फंक्शंस. इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे आगे, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ एन एडवांस कांसेप्ट. आप लोग खुद से डिस्कवर करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू. बेसिकली कुछ नहीं किया है, एक वेरिएबल के अंदर एक से लेकर 6 के बीच का हमने एक रैंडम नंबर स्टोर करा दिया है. दैट्स व्हाट वी डिड, राइट. इसके बाद बटन के अंदर हमने बटन को थोड़ा सा टेक्स्ट दे दिया, एंड टेक्स्ट के अंदर वी हैव इस एक रोल वाला, व्हाट वी हैव इज दिस रोल वाला टेक्स्ट. आई कैन चेंज इट एज वेल, बट ये जो रोल वाला टेक्स्ट है ये एक स्ट्रिंग्स वाली फाइल में स्टोर्ड है जो मैंने आपको दिखाया था रेस्ट के अंदर. यहाँ पे होती है वैल्यू, इज वैल्यू, यप, इट्स हियर. ओके, सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट. कि हमने एक लेआउट कैसे बनाया. हमने एक कॉलम बनाया, कॉलम के अंदर हमने एक इमेज रखी, एक स्पेसर रखा, एक बटन रखा, एंड बटन को हमने टेक्स्ट दिया. दैट्स इट. इस तरीके से हमारा एक पूरा लेआउट हमारे पास रेडी हो चुका है, एंड इट्स गुड टू गो. व्हाट वी हैव, ओके, पार्डन मी फॉर दिस. सो व्हाट वी हैव नाउ इज हमारा ये वाला कोड जो कि बताता है कि हमारा लॉजिक क्या है. तो यहाँ पे मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, एंड व्हाट आई डिड हियर इज आई यूज्ड समथिंग नोन एज डेलीगेशन. मैं बता देता हूँ बेसिकली सिंपल में ये करती क्या है. सिंपल वर्ड्स में ये आपकी ये जो रिजल्ट वाला वेरिएबल है ना, जब भी हम एक, मैंने आपको बताया था रिकम्पोजिशन ना फंक्शंस को बार बार कॉल कर रहे होंगे, तो जब भी बार बार फंक्शंस कॉल हो रहे होते हैं ना, उसके बीच में हम एक सेफ्टी लेयर लगा देते हैं कुछ कुछ वेरिएबल्स में, कि बार बार कॉल होते होते बीच बीच में हमारा जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू चेंज ना हो जाए या उसकी वैल्यू कोई और खो ना जाए. तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को बचाने के लिए मैंने इसे एक टाइट पैक कर दिया है यूजिंग दिस बाय रिमेंबर. एंड ये बाय रिमेंबर इज अ वे ऑफ सेविंग स्टेट्स इन जेटपैक कंपोज. मतलब आज की डेट में आपको सिंपली बताऊं तो एक वेरिएबल की वैल्यू को सेफ पैक करने के लिए तरीका है ये बाय रिमेंबर. जस्ट दैट्स इट. एंड इसके अंदर हमने पास किया है म्यूटेबल स्टेट ऑफ 1, विच बेसिकली मीन्स कि इसको आप हर वक्त प्रोटेक्टेड रखना, एंड इसमें वैल्यू कुछ भी पास कर सकते हैं. मैंने 1 पास कर दी. जस्ट दैट्स इट. इसके बाद एक वैर, ये वाली जो चीज़ है ना यार, वैर रिजल्ट वाली, मैं समझ ही नहीं सकता कि आप लोग समझ जाओ एक बार में. अगर आप लोगों को इतना समझ आया कि मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू को बचाने के लिए बार बार जब भी फंक्शंस कॉल हो रही थी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एरिया चेंज होने के लिए एक स्टेट के अंदर, मैंने बेसिकली एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज होने
से बचा, हमने एक इमेज रिसोर्स रखा है। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक व्हेन स्टेटमेंट में क्या होता है। एक व्हेन स्टेटमेंट में आप एक पैरामीटर को पास करते हो एंड देन मल्टीपल कंडीशन जो जो मीट हो रही होती है उसके बेसिस पे आप कुछ कुछ चीजें इंप्लीमेंट करते रहते हो। सो व्हाट आई हैव डन हियर इज मैंने इस इमेज रिसोर्स को एक्चुअल में एक इमेज रिसोर्स दे दिया है। तो एक इमेज रिसोर्स, इफ यू गाइस रिमेंबर, ये r.drawable.dice1 एक इमेज है जो कि एक्चुअल में कहाँ पे स्टोर्ड है, r which stands for resource, उसके बाद drawable and then dice1. You guys can see this image, right? अच्छा भाई, हाँ। So this is referring to this image. I'll just hop back. ऐसे ही r.drawable.dice2, ऐसे ही r.drawable.dice3, everything is referring to an image, right? तो मैंने इस इमेज रिसोर्स के अंदर एक्चुअली में 6 इमेज स्टोर नहीं कराई है। आई जस्ट गेट वन इमेज, और वो एक इमेज होगी किस बेसिस पे कि रिजल्ट क्या आ रहा है, और रिजल्ट क्या आने वाला है अमंग 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटली डिपेंड्स ऑन इस वाले फंक्शन पे कि ये क्या रिटर्न करता है। सो वट एवर दिस इज गोना रिटर्न, वी आर गोना गेट इट हेयर, एंड वट एवर वी आर गोना गेट हेयर, उस बेसिस पे हमारे इमेज रिसोर्स को एक इमेज मिल जाएगी। तो एंड इमेज रिसोर्स को कौन सी इमेज मिलेगी, वो वाली जो हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 से 6, अगर 1 से 6 के बीच में 3 रिटर्न होता है, सो व्हाट वी गोना गेट हियर इज 3, राइट? रिजल्ट 3 आएगा, और जब भी रिजल्ट 3 हो तो हमें क्या करना है, इमेज रिसोर्स को ये वाली इमेज दे देनी है विच इज dice3। एंड व्हाट इज dice3, ये वाली इमेज जिसपे बेसिकली डाइस पे 3 की वैल्यू है। सो आई होप एवरीथिंग सीम्स कनेक्टेड टू यू। अब हमने एक फंक्शन कॉल करके बेसिकली बटन पे जब भी क्लिक होगा ये फंक्शन कॉल होगा जो 1 से 6 के बीच का एक नंबर जनरेट करेगा। वो नंबर इस वाले व्हेन स्टेटमेंट में जाएगा और एक इमेज उठा के इस वाले वेरिएबल को दे देगा। फिर जब भी हमें ये वाली इमेज प्रिंट करानी होगी तो हम हमारे, अगर आप देखोगे तो इमेज को, जो हमारा पेंटर है इमेज के अंदर जो पेंट करता है इमेज, उसको हमने यही इमेज रिसोर्स दे रखी है। तो यही वाली इमेज रिसोर्स उठ के यहाँ पे पेंट हो रही होगी। सो एवरीथिंग माइट बी कनेक्टेड। अब आप लोगों को आई गेस समझ आ गया होगा कि ये वाला फंक्शन का लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है। ओके, तो आई जस्ट हॉप ऑन बैक टू द सेशन। आई रियली वांट टू नो कि अभी तक ये वाली चीज सबको कितनी समझ आई कि कैसे कनेक्टेड हम लोग। व्हाट इज ओके, सो this is Keshav Tandon. Yeah, this is something I cannot tell you right now because आप लोगों को उसको समझने के लिए states के बारे में अच्छे से बताना चाहिए, which we use in Jetpack Compose. And इसी लेक्चर के बाद I guess next वाले मॉड्यूल में they have explained everything about it. अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, सेफ्टी पैकेज में जैसे बताया था कि एक वेरिएबल को सेफ्टी पैकेज करने के लिए हम वो म्यूटेबल स्टेट ऑफ वाला चीज यूज करते हैं। ये वाला लॉजिक समझ आया? अभी ये बताओ, जो हमने सारा लॉजिक इंप्लीमेंट किया था, आई जस्ट रिपीट इट वन मोर टाइम क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खड़ू। बेसिकली हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने बटन पे क्लिक करके, राइट? जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं, रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में एक रैंडम नंबर जनरेट होता है 1 से लेकर 6 के बीच का, एंड जैसे ही वो नंबर जनरेट होता है हमारी वैल्यू रिजल्ट की जाती है यहाँ पे। ये एक व्हेन स्टेटमेंट है, जो भी रिजल्ट की वैल्यू होती है उसके बेसिस पे वो एक इमेज जो कि हमारे r.drawable वाले फोल्डर में सेव है, वो इमेज को असाइन कर देता है इस इमेज रिसोर्स पे, यानी ये भी एक वेरिएबल है। तो बेसिकली ये इमेज रिसोर्स अब स्टोर कर रहा होगा वो वाली इमेज जो यहाँ से जनरेट होके आई है, और जैसे ही ये वाली इमेज रिसोर्स वो इमेज को स्टोर कर लेता है, ये इस इमेज को पेंटर को दे देता है। एंड व्हाट डज पेंटर डज, लाइक पेंटर क्या करता है, पेंटर उस इमेज को पेंट कर देता है ऑन आवर लेआउट। इट्स एज सिंपल एज दैट। I hope everyone got it now. So this is how we like implemented everything we wanted एक डाइस रोलर एप्लीकेशन के लिए। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया तो कूडोस, आप लोग अपनी डाइस रोलर एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। What I did here is मैंने आप लोगों को समझा रही डाइस रोलर एप्लीकेशन। What you have to do right now is इस वाले टॉक पे जाना है, like this is like step by step tutorial। अगर आप लोगों को मेरा समझाया हुआ 10% भी समझ आया, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई सिंपल फर्स्ट ईयर भी होगा तो अभी तक उसको पूरी एप्लीकेशन समझ आ चुकी है, कुछ नहीं तो 80 to 90% समझ आ चुका होगा। व्हाट यू नीड टू डू हियर इज कि आप जल्दी से भाग के जाओगे। तो ये देखो, ये टोटल 108 मिनट्स का ट्यूटोरियल है एक एवरेज इंसान के लिए, एंड इफ यू आर गुड आप लोग 2 घंटे से कम में कर लोगे इसको। और अगर आप लोग मेरी वाली चीज समझ गए हो, लाइक वट एवर स्टफ आई एक्सप्लेन टू यू गाइस, तो आई प्रीटी मच बिलीव कि आप ये पूरा ट्यूटोरियल आधे पौने घंटे में कवर करके अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो, विच इज प्रीटी फास्ट। सो या अच्छा भैया, आपने एप्लीकेशन बना तो दी, एक बार रन करके भी दिखा दो।
अच्छा ठीक है. Okay, so what I usually do is I use my phone to run applications because मेरा PC इतना strong नहीं है. It's i3. But what we have right here is something I really want to show to you guys. This is for everyone जिनको लगता है कि उनके PC ज़्यादा strong नहीं है emulators चलाने के लिए. This is Browser Stack. Browser Stack is a great tool which is used for testing. Like अगर आप में से किसी को DevOps का idea हो तो उसमें एक टेस्टिंग वाला पार्ट आता है, फेज आता है हर एक एप्लीकेशन का, कुछ भी बनाते हो आप. तो ये एक वर्चुअल टेस्टर है जो कि ब्राउजर के अंदर अंदर ही आपकी टेस्टिंग परफॉर्म कर देता है. एंड दिस इज सो स्ट्रॉन्ग. और ये छोटी चीज नहीं है कि आप एक एमुलेटर को ब्राउजर पर चला रहे हो. सो यू गाइस कैन सी आई कैन गेट अ फ्री गैलेक्सी S22 on my laptop screen, of course, and I'll show you guys this application. अच्छा ये राइट वाली जगह पे ध्यान मत देना. It is basically okay. So what I can do right here is, okay, you can see this application. मैंने ऑलरेडी बना रखी थी, बट इन केस अगर आप लोग नया खोल रहे होते सो यू गाइस वुड हैव क्लिक ऑन इंस्टॉल न्यू एप्लीकेशन एंड जो आपने एप्लीकेशन बनाई है उस पर क्लिक करते एंड इट वुड हैव बीन इंस्टॉल्ड लाइक इन सेकेंड्स. तो बेसिकली हमारी एप्लीकेशन ऐसे ही कुछ दिख रही होगी, ऐसे ही कुछ काम करी होगी. वी विल क्लिक ऑन रोल एंड इट विल कीप गिविंग अस डिफरेंट इमेजेस. ऑफ कोर्स एक ब्राउजर पे चल रहा है तो ये एमुलेटर थोड़ा लैग हो रहा है. एक्चुअल में एप्लीकेशन लैग नहीं करती जब वो मेरे फोन पे चलती है. So yeah, that's pretty much about it. ऐसे मैं अपनी एप्लीकेशंस को टेस्ट करता हूँ ऑन माय फोन. अच्छा भैया ये एपीके आपने बनाई कैसे थी? यार ये एपीके बनाना इट्स वेरी सिंपल. आप बिल्ड पे जाओगे, लाइक देयर इज दिस मेन लाइक टैब ऊपर जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे. आप बिल्ड पे जाओगे and you can just go on build bundles and APKs. You can just click on build APK and Android Studio will start printing an unsigned APK for you. एक unsigned APK आपको के लिए बना देगा. सो साइंड और अनसाइंड एपीके के बीच में डिफरेंस होता है कि अनसाइंड एपीके को आप टेस्टिंग पर्पसेस के लिए या डीबगिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हो. साइंड एपीके आपका एक्चुअल वर्जन होता है जो आप डिप्लॉय करने वाले हो किसी जगह पे, लेट्स आप प्ले स्टोर पे डिप्लॉय करने वाले हो, या बेसिकली इंडस्ट्री लेवल एप्लीकेशन जो कि रेडी हो जाती है, वो आपका एक साइंड होता है. और साइंड एपीके बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है. गूगल प्ले स्टोर से लिंक करना पड़ता है. देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ यू नीड टू डू. वहां नहीं जाने वाले अभी, आप पहले बनाना तो सीख लो एप्लीकेशंस. तो आई होप आज मैंने बहुत 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 ज़्यादा कवर किया है. ट्रस्ट मी, मैंने फर्स्ट वाले सेशन से भी ज़्यादा आज के सेशन में कवर किया है. तो अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई हैं एंड इतना सारा लॉजिक और इतना सारा कोड समझ आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. यू आर रियली ऑसम. तो आज का सेशन बस इतना ही था यार. आई विल शेयर ऑल लाइक ये वाली पीपीटी जिसमें लिंक्स हैं टू ईच एंड एवरीथिंग कि डाइसोलर एप्लीकेशन वाली डॉक्यूमेंटेशन का, कंडीशनल्स एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने का एंड एवरीथिंग. आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू गाइस एसएपी वाले डॉक में. और आई नो कि लास्ट टाइम वाली प्रेजेंटेशन भी नहीं डली थी, सो आई विल मेक श्योर कि वो भी डल जाए. या सो यू गाइस आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन ऑफ कंपोज कैंप, ये मेरे को लास्ट टाइम शेयर करना था, मैं कर नहीं पाया था. सो इट सेज कि इन्वोकेशन फिनिश हो गया. दैट बेसिकली मींस कि मेरी एपीके रेडी हो गई है. मैं इसको यहाँ पे लोकेट कर सकता हूँ, मिल जाएगी. लोकेट करके दिखाई देता हूँ. यप, तो यहाँ से मैंने इस एपीके को उठाया था एंड मैंने ब्राउजर स्टैक पे रन कर दिया था. जस्ट दैट्स इट. So you guys, after attending the session of Compose Camp,